नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः शपथ ग्रहण कर ली है और मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ में तमाम और धुरंधर मुख्यमंत्री के साथ में उनके सहयोगी बने हैं। उन्हीं सहयोगियों में से एक सहयोगी हमारे साथ में हैं, जो कि बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, बहुत ही क्रियाशील, गतिशील और उनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे हम रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ तक जो सफ़र हुआ, वो कैसे हुआ, कहाँ कैसे पहुँचे वो। तो हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्यबंधु भारत में। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई। और हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आप डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु कहे जाते हैं। तो ये दयालु क्या चीज़ है? मेरा नेम है, बचपन से ही मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। हर बच्चा घर में जब जन्म लेता है ना, तो एक नाम तो उसका स्कूल और पढ़ाई के नाम से हिसाब से एक घर में पुकारने के लिए एक नाम होता है, वो नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है बचपन से ही। आपसे जानना ये चाहेंगे कि राजनीतिक सफ़र, जैसा कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि आपका लगभग 2005 से शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आज आप जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के सहयोगी बन चुके हैं और साथ में अभी आपको विभिन्न प्रकार की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो आपकी अपने विभाग को लेकर क्या-क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा। माननीय योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने ये भरोसा जताया है मेरे ऊपर, तो हम सबसे पहले तो उनके बहुत आभारी हैं। और जो भी जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के नाते मुझको मिलेगी आने वाले दिनों में, उसका निर्वहन करूंगा। और कुल मिला के ये है कि समाज की सेवा करना है, समाज के लिए काम करना है, और यही मेरा मूल मकसद है। अभी एक और सवाल मन में आता है कि आप यहाँ पर बताया जाता है कि आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। आप न विधायक लड़े, न एमएलसी लड़े, लेकिन आपको भाजपा सरकार ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है, तो इसके पीछे तो आपका कहीं न कहीं बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होंगी, तो वो आप ज़रूर बताना चाहें। देखिए, मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ, इस बार चुनाव नहीं लड़ा हूँ। और हमने आपसे कहा कि न विधायक हूँ, न एमएलसी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। इसलिए लगातार वर्षों से समाज के लिए, पार्टी के लिए काम करता रहा। और एक अदने कार्यकर्ता को पार्टी ने इस लायक समझे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया, तो हमको लगता है कि बड़ा किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो सकता। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि कब इस व्यक्ति को, लोगों को लगता है कि पार्टी मेरे काम को नहीं रही है, मेरे मुझ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सच यह है कि पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही पर लगातार नज़र रखती है, और एक दिन उसको ऐसा पारितोषिक, ऐसा इनाम, ऐसी चीज़ मिलती है कि समाज और वो खुद व्यक्ति हतप्रभ रहता है। मैं उसी में से एक कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि आप जो है, जहाँ तक हम जानते हैं कि आप डीएवीबी इंटर कॉलेज में हैं, जी। प्रिंसिपल रहे जी। और आपने वनस्पति विज्ञान से पीएचडी कर रहे हैं। जी। तो आपके पास जो है एक शिक्षा का बहुत बड़ा अनुभव है। जी। तो इस नाते कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, जीवन इंसान जब शुरू करता है तो पढ़ाई उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो पढ़ाई किया तो फिर जीवने के लिए पढ़ाई किया तो उस पढ़ाई का मूल ये मिलता है कि क्या पढ़ा। फिर वो शिक्षक बनता है, शिक्षक बना मैं, तो उसका निर्वहन करता रहा, उसी के साथ साथ समाज सेवा भी करता रहा। तो एक शिक्षक भी हूँ और समाज का सेवक भी हूँ। और कहीं न कहीं से ये यात्रा जीवन भर चलती रहेगी, जिसका मूल उद्देश्य है समाज के लिए काम करना, सेवा करना उसकी। क्योंकि आपका अधिकतर समय काशी में बीता है और काशी कॉरिडोर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये विश्व हो चुका है। तो ऐसे में आप काशी के बारे में क्या कहें? देखिए, बहुत पहले एक विध्वंस हुआ उस मंदिर का। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने, जो इंदौर की महारानी थी, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। फिर राजा रणजीत जी ने उस मंदिर को, स्वर्ण मंदिर जिसके शिखरों को सोने से मढ़वाया। और फिर यह तीसरा वाक़या ऐसा है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब काशी के सांसद बने, तो उनके मन में ये पीड़ा थी कि ये देश का
12 ज्योतिर्लिंग में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाबा विश्वनाथ के साथ माँ गंगा काशी में उनको मिलती हैं। तो वो मिलन तो ज़रूर था। माँ गंगा मंदिर से दूर हो चुकी थी, गलियों में मकान बन चुके थे, तो उनके मन में एक ख्वाब था कि लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन माँ गंगा के जल से अभिषेक करके करें। तो उनको जोड़ा है। अब माँ गंगा के ठीक सामने बाबा विश्वनाथ का कुंड बन के तैयार। अब लोग स्नान करते हैं, जल लेते हैं, अभिषेक करते हैं बाबा का। तो ये शायद यह पूरे देश के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ काशी में है। और जिसमें परेशानियां थी, जिसमें बाधाएं थी, उनको माननीय मोदी जी ने दूर किया। योगी जी ने उनके सपनों को साकार किया और आज एक भव्य कॉरिडोर पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिसंबर जनवरी के पहले 3 दिन में आज तक जितना शिवरात्रि पर भीड़ होती थी, सावन के 1 महीने में जितनी भीड़ होती थी, 3 दिनों में सारी व्यवस्था मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस मंदिर में 1000 लोग भी नहीं अटते थे, आज लाखों लोग समाते हैं। फिर वो मंदिर छोटा पड़ रहा है। तो इसका मतलब देश कहीं न कहीं से, जो आपने कहा ना कि बाबा भव्य कॉरिडोर जो बन के तैयार है, मन की भव्यता। अभी अभी तक तो शिखर स्वर्ण मंदिर थे, माननीय मोदी जी ने अब अंदर के गर्भगृह को भी स्वर्ण मंदिर करा दिया। तो एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है बाबा विश्वनाथ का घर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और सारा देश उसको देखना चाहता है। चूंकि योगी के सहयोगी के रूप में आपको जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो इस नाते अब बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद कर चुके होंगे, बहुत सारे अभी काम करने हैं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे? बस मेरा इतना कहना है कि समाज के लिए काम करते रहिए। पार्टी हम लोग के लिए सर्वोपरि है। पार्टी के लिए काम करना है। और फिर आपको इसकी नहीं चिंता करना कि आपको क्या मिलेगा, इसलिए कि पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता करती है। उनके रास्ते उनको बनाते चली जाती है, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसका किसी भी कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी वो दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। तो ऐसे में कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, वो था बाबा का बुलडोज़र। तो इस बारे में आप क्या कहें? बुलडोज़र नहीं था, वो बुलडोज़र प्रतीक था इस उत्तर प्रदेश के माफिया राज के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ। उनकी कब्जाई हुई ज़मीनें, जो समाज के गरीब तबके की ज़मीनें थीं, ग्राम समाज की ज़मीनें थीं, जिस पर गरीब का पहला हक होता, उस ज़मीन को कब्जाया। वो बुलडोज़र नहीं था, वो शुचिता का प्रतीक था। इस देश में माफिया, उत्तर प्रदेश में माफिया राज और गुंडा राज के खिलाफ, उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सच्ची मुहिम थी शासन और सत्ता की। और वो बुलडोज़र प्रतीक बन गया बाबा का। निश्चित ही उत्तर प्रदेश आज कहीं न कहीं से उससे बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।